अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज द फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो भाई कैसे हैं आप सब? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास एक टॉपिक जिसका नाम है बच्चों हाफ लाइफ, जो कि रेडियो एक्टिविटी से बहुत अच्छी तरह रिलेट होता है। कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं, तो हाफ लाइफ जो है वो बनाई जाती है, या हाफ लाइफ जो है वो पढ़ना ज़रूरी हो जाती है। हाफ लाइफ असल में एक पैरामीटर है, जिसकी मदद से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि भाई आपका जो एलिमेंट है वो कितना जल्दी डिके हो रहा है, कितना देर से डिके हो रहा है, और ये एक पैरामीटर है इसकी मदद से हम जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई कौन-सा किससे ज़्यादा डिके हो रहा है, कौन-सा किससे कम डिके हो रहा है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है टी हाफ, और ये होता क्या है? द टाइम द टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके, यानी कि आधे जो हैं वो डिके कर जाएँ, आधे बच जाएँ। तो इसे कहते हैं हाफ लाइफ। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है जिसमें 100 न्यूक्लियाई थे। पहली हाफ लाइफ आई, 100 में से आधे खत्म हो गए, आधे बच गए। सेकंड हाफ लाइफ आई, आधे खत्म हो गए, आधे बच गए। थर्ड हाफ लाइफ आई, आधे खत्म हो गए, आधे बच गए। समझ रहे हैं बातों को? अब अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रखूँ और यहाँ पे हाफ लाइफ रखूँ, तो बच्चों ये यूँ कह सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं टाइम पीरियड रख देता हूँ, टाइम पीरियड, ठीक है? अब जो ये है लेट्स सपोज पहली हाफ लाइफ, ये है लेट्स सपोज दूसरी हाफ लाइफ, ये है लेट्स सपोज तीसरी हाफ लाइफ, एंड सो ऑन। जब कोई हाफ लाइफ नहीं थी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरे थे इनिशियल। फिर पहली हाफ लाइफ आई तो आधे हो गए, एन नॉट बाय टू। फिर एक और हाफ लाइफ आई और आधे हो गए, एन नॉट बाय फोर। फिर एक और हाफ लाइफ आई और आधे हो गए, एन नॉट बाय एट। तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो एक एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व बनता है। और इसकी अगर इक्वेशन लिखें, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, जो कि बराबर होती है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लैम्डा टी के, यानी कि कितने टाइम में कितना टाइम गुजरा, और इन सो ऑन सबको रिलेट करते हैं। अभी जो लैम्डा होता है, ये होता है असल में एक तरह का डिके कांस्टेंट, जो कि ये बताता है कि पर सेकंड कितना जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हाफ लाइफ में, उतना कितना न्यूक्लियाई जो है हर कन्वर्ट हो रहा है डिकेड में। अब बच्चों इसी फॉर्मूले को अगर डेरिवेट कर दो, तो इस इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फाइनल नंबर इनटू इनिशियल नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है भाई? और ये एक्सपोनेंशियल डिके का जो कर्व है वो असल में ट्रेंड है किसका? हाफ लाइफ का, ठीक है? खैर, अब हाफ लाइफ को अगर हम इस लैम्डा से इंडिकेट करें या लैम्डा से रिलेट करें, तो फॉर्मूला जो बनता है वही बनता है कि हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन लैम्डा, यानी कि डिके कांस्टेंट का हाफ लाइफ से इनवर्स रिलेशन है। देखिए डिके कांस्टेंट ये बताता है कि पर सेकंड कितना न्यूक्लियस खराब हो रहा है। तो डिके कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, हाफ लाइफ उतनी जल्दी आएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियस पर सेकंड खराब होंगे। और डिके कांस्टेंट जितना कम होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेकंड कम खराब हो रहा है, कम अमाउंट खर्च हो रहा है, तो आधा होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हाफ लाइफ देर से आएगी, ठीक है? अब बच्चों हाफ लाइफ का जो आना और जाना है ना, वो अनस्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी होती है वो बताती है कौन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को असल में होल्ड करके रखती है, आप समझ सकते हैं। अब जब न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस अपने ही एलिमेंट्स में से जो कुछ मास होता है, कि सारे जो है तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो इनमें से कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में ले लिया जाता है और बाउंड्री को मजबूत करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ से एक टॉपिक जनरेट होता है जिसका नाम होता है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है? अगर आप एक तराजू लें
ठीक है भाई। आपने जो है एक तराजू लिया और आपने एक तरफ हीलियम रखा और एक तरफ हीलियम जिन न्यूक्लियॉन से बना है वो रखा, यानी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो भारी हो जाएँगे और जो कंबाइंड पार्टिकल्स हैं वो हल्के हो जाएँगे। यानी कि इनका जो मास है इंडिविजुअल का वो ज़्यादा आएगा और इनका जो मास है कंबाइंड का वो कम आएगा, और इसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहा जाता है। इस मास को हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल मास और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मास। तो थ्योरेटिकल मास में से एक्सपेरिमेंटल को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। और उसी मास डिफेक्ट को अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक और ब्रेक अ न्यूक्लियस। And mass defect is the difference of the masses of the individual nucleons from the masses of the combined nucleons in combined state, या free state में और combined state में जो masses का difference है उसको हम mass effect कहते हैं। तो बच्चों ये वो एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस को हेल्प करती है रेडियो एक्टिविटी करवाने में या रोकने में। अब अगर हम नॉर्मली इसके हवाले से बात करें, एक चार्ट बनाया आपके सामने, तो एक सिंपल सा चार्ट होता है जिसमें यहाँ पे हम जो है आपके पास अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन नंबर रखते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी रखते हैं। और जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे फेरस होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यूरेनियम ये ऊपर नहीं होता, थोड़े नीचे वो तरफ होते हैं। और यहाँ पे यूरेनियम वगैरह होता है जो कि बहुत अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियॉन नंबर ज़्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इतने न्यूक्लियॉन को स्टेबलाइज़ कर सके। और यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, ठीक है भई? तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है जो कि होता है फेरस। ये लिख सकते हैं आप लोग, ओके? मोस्ट स्टेबल, और ये सारे जो होते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव की कैटेगरी है। ठीक है भई? तो इस तरह से होता है। अब जो हाफ लाइफ है, अब अगर हम उसके हवाले से बात करें, तो आएँ ज़रा इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके साथ। अब वो क्वेश्चन क्या है भई कि लेट्स सपोज़ हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ 100 ग्राम radioactive sample will be left after 16 years when its half-life is 4 years। अब बच्चों 16 साल के बाद कितना एलिमेंट बचेगा जब हर 4 साल में वो आधा हो जाता है? इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप ना 2 फॉर्मूले याद रखें। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें भई, आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ सबसे पहले निकालना है, यानी कितनी मर्तबा हाफ लाइफ गुज़रती है। और उसको निकालने का तरीका है कि जो गिवन टाइम पीरियड है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो। गिवन टाइम पीरियड है 16, हाफ लाइफ है 4, आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं करना, इसका मतलब मास को 4 मर्तबा आधा करना है क्योंकि 4 बार हाफ लाइफ गुज़र चुकी है 16 सालों में। अब अगर आप इस मास को 4 बार आधा कर दो, 1, 2, 3, 3 और फिर एक मरतबा आधा करूँ तो बन जाएगा 6.25। तो इतना मास हमें बचेगा 16 साल बाद। अब ये तो मैंने मैनुअली किया, लेकिन अगर आप इसका एक फ़ॉर्मूला चाहते हैं तमीज़दार, तो फ़ॉर्मूला भी अवेलेबल है भई। डिकेड मास गिवन मास अपॉन 2 की पावर n, तो गिवन मास की जगह 100 रखा, 2 की पावर n की जगह 4 रखा, तो ये बन गया 100 अपॉन 16, डिवाइड कर दें, यही आंसर मिलेगा एक बार में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये जो फ़ॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन इनसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है भई? तो उसको आप इस तरह से जो है देख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स सपोज़ आपसे कहा जा रहा है कि भई जब 24 डेज़ गुज़र गए, तो हाफ लाइफ़ कितनी होगी बताओ? ठीक है भई? जब आपके पास 3/4 ऑफ द टोटल मास जो है वो हो चुका है डिकेड। तो देखिए फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन में हमेशा जब भी फ्रैक्शन गिवन होता है तो हमें अगर इतना मास डिकेड हो चुका है तो बचा कितना? क्योंकि हमें यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें हमेशा ये रिमेनिंग मास चाहिए। तो रिमेनिंग मास निकालने के लिए हमने टोटल मास m ले लिया, उसमें से 3/4 के m को फैक्टर को माइनस किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो ये बन जाएगा 1/4 m। तो ये बचा है मेरे पास रिमेनिंग मास। अब बच्चों मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। तो
एम डैश इज इक्वल्स टू एम अपॉन टू की पावर एन, यानी कि फ्रैक्शन में पुट कर दें आप, तो ये बन जाएगा 1/4m, ये था 4 और ये बन जाएगा 2 की पावर n। अब आप करो क्या, आपके पास जो रिलेशन बन गया वो बन गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 और n। अगर आपने यहाँ से n निकाल लिया तो आप इसमें पुट करके टाइम पीरियड आपके पास है, हाफ लाइफ निकल जाएगी। अब n निकालेंगे ऐसे, तो आप ना ज़रा मैथ्स की हेल्प लें, आप बेसिस को सेम करें। अगर मैं इस 4 को इस तरह से लिख दूँ 2 की पावर 2, तो 2 से 2 सेम हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 2। फॉर्मूला अप्लाई कर लें, हाफ लाइफ एक जगह आ गई, टाइम पीरियड एक जगह आ गया, n एक जगह आ गया। टाइम पीरियड था 24, n की वैल्यू 2, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 12। तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ है वो 12 डेज है। समझ रहे हैं बातों को? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा ना, आपने यही दोनों फॉर्मूले ढंग से अप्लाई करना सीखना है और आप इनको अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।